हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो जहां पे बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझा था, काफ़ी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा और वहां से अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी आज जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज सेकेंड पार्ट of this chapter that is called current electricity। कुछ बेसिक, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास आर्टिकल रहते नहीं, कुछ 4 से 5 आर्टिकल है जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। और बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था, आई थिंक हम लोगों ने देखा था बेसिकली कि किस तरीके से वोल्ट मीटर हमने कंसीडर कर लिया था, सर्किट हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके थे। हाँ, अभी जो बेसिक है आपका लास्ट जो आर्टिकल था वो था आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमने देखा था कि रेजिस्टेंस आपका एक बेसिकली प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का, जिसकी वजह से वो अपोज करता है किसका, फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है रेजिस्टेंस। और अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, आप सभी लोगों ने डिस्कशन किया होगा लास्ट वीडियो में, हमने क्या देखा था बेसिकली ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो क्या है था वो आपका V इक्वल्स टू आई आर। यहां से आप लोग बता सकते हो R इज इक्वल टू द V अपॉन आई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो करंट है उन दोनों का एक तरीके का रेशियो क्या कहलाता है मैथमेटिकली, आपका कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, ये आपका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोगों ने देखी थी बेसिकली क्या थी, ये ओम हमने देखा था, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था उसका नाम क्या था, ओम। और उसके नाम पे ही इसका क्या रखा गया था, यूनिट रखा गया था, ठीक है। और ये एक बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस के सिंबल की बात की थी तो दो तरीके के रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखे थे, एक था आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक था आपका फिक्स रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस और फिक्स रेजिस्टेंस में आपको मैंने नाम बताया था, ये आपका हो गया फिक्स रेजिस्टेंस और ये था आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको लैब में बोला जाता है, फिजिक्स लैब में जब आप लोग जाते हो इसको बोला जाता है रिहोस्टेट। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है आपको, रिहोस्टेट। यहां तक हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था इन द पार्ट सेकेंड। अभी जो आगे अपना वीडियो बढ़ेगा और हम अभी सोल्व करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स की। तो एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग करंट 2 एम्पियर, यानी कि क्लास आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया करंट, करंट का मतलब आई, और वो कितना दिया गया आपका 2 एम्पियर। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा 0.1 वोल्ट, आपका वोल्ट कितना दिया गया आपका 0.1, आपका बेसिक क्या है 0.1 वोल्ट। अब आपको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाँ जी क्लास, आपने बेसिकली अगर ओम्स लॉ पढ़ा है तो ध्यान से देखो, इन तीनों के बीच में ही तो रिलेशन डिफाइन किया था ओम्स लॉ ने, यानी कि क्या आया था आपके पास ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। आपको निकालना क्या रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका V अपॉन में I, यानी कि ये रेशियो हो गया। अच्छा वोल्टेज का वैल्यू कितना आपका 0.1 और आपका I कितना है आपका 2, इसको कैसे लिखा जा सकता है बेसिकली 1/20, क्योंकि 10 नीचे आ जाएगा। और ये क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग, ओम। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि 1/20 ओम। आई होप कि बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश करते, ध्यान से समझे, रीड आउट करें, मेन बात है कॉन्सेप्ट को समझना। फिजिक्स में 24 वोल्टेज है, यानी कि वोल्ट कितना दिया हुआ है आपको 24, आगे क्या कह रहा है, रेजिस्टर है जो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका बेसिकली 60 ओम, यानी कि जो ये आपका 60 ओम क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। व्हाट विल बी द करंट, आपका पहले पार्ट में क्या पूछा गया, आपको करंट पूछा गया है, एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज नेग्लिजिबल। अच्छा यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, करंट। अब करंट आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आप लोग लिख सकते हो, हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग क्या लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर, आपको यही तो निकालना, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से आप लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हो, करंट का वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन आर। और वोल्टेज कितना अपने पास बेसिकली 60 अपॉन में कितना है 24, क्योंकि ये वोल्टेज है, क्लियर है, सॉरी आपको निकालना है करंट, ये क्योंकि ये क्या है आपका करंट, तो करंट के आगे क्या आएगा आपका यूनिट क्या आएगा, एम्पियर। तो बिल्कुल सिंपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट वीक है तो आप लोग कैपेबल नहीं रहोगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। तो फर्स्टली मैं रिकमेंड करूंगा आप बेसिकली अपने जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं बिल्कुल आगे कि जो आपका रेजिस्टेंस है, अभी अभी हमने पढ़ लिया, आपका एक प्रॉपर्टी होता है जो अपोज करता है करंट के फ्लो को, वो किन किन फैक्टर पर क्लास डिपेंड करता है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझे कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपका रेजिस्टेंस टोटल 4 फैक्टर पर क्लास डिपेंड करता है। हाँ जी, कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर पर। तो जो भी आप लोग कंडक्टर लेके चल रहे हो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है आपका क्या? बेसिकली रेजिस्टेंस। अब मैंने कंसीडर कर लिया है कोई भी, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसका लेंथ में क्या लेके चल रहा हूं? क्लास एल लेके चल रहा हूं, ठीक है। जिसमें करंट, जिसका रेजिस्टेंस मैंने क्या कंसीडर कर लिया? मान लो आर कंसीडर कर लिया, और इसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कितना ले लिया? ए। क्लियर है? तो 2 फैक्टर तो हो गए आपके, लेंथ और दूसरा क्या हो गया? आपका एरिया। यानी कि सेकंड जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा, थर्ड है कि किस तरीके का मटेरियल आपने यूज किया है, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल आपने यूज किया है कंडक्टर के केस में, उसको क्या बोलते हैं? ये थर्ड फैक्टर है। और चौथा जो फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। बेहद आसान डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे क्लास डिपेंड करता है। तो पहला है आपका जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा क्लास। सेकंड, ये डिपेंड करेगा आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। एंड थर्ड, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का जो कंडक्टर है आपका उसका मटेरियल यूज हुआ उसको बनाने में। फोर्थ जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर मैंने लेंथ को क्लास इंक्रीज कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली उतना ही आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही मैंने लेंथ को डिक्रीज किया ना तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी मैं बात करता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब जो आपका रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना कंडक्टर का आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा ना उतना ही रेजिस्टेंस घटेगा। और अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा दिया आपने तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्लास बढ़ जाएगा। आई होप कि दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 दिया है इक्वेशन और नंबर 2 दिया है। इसका यूज हम आगे भी करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। जितना अच्छा रेजिस्टेंस को बनाने में, जो जितना अच्छा कंडक्टर को बनाने में मटेरियल यूज हुआ होगा ना उतना ही उसका कम रेजिस्टेंस होगा। और जितना आप क्वालिटी डाउन करोगे उतना रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये आपका क्लास कौन सा फैक्टर है? आपका थर्ड फैक्टर है, जिस पे आपका क्या डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, फोर्थ फैक्टर की बात करूं तो क्लास है वो आपका टेम्परेचर। और मैं फिर बता देता हूं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और इसका उल्टा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्लास, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम टेम्परेचर। यानी कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस। आई होप कि ये चारों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दूसरा, इंडिविजुअली आपको कोई एक फैक्टर उठा के उससे आपका केस स्टडी बना के या फिर न्यूमेरिकल बना के वो प्रेजेंट कर सकता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कि अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा, रेजिस्टेंस हमारे हमको क्लियर हो गया है, ठीक है, कि असल में जो आपका रेजिस्टेंस है उसका मतलब क्या है। अगर मैं आगे चलूं, रेजिस्टेंस से आगे चलूं ना तो रेजिस्टेंस से आगे होता है आपका रेसिस्टिविटी। हाँ जी क्लास, क्या होता है आपका? रेसिस्टिविटी। क्लियर है? अच्छा, यहां पे इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। बहुत सारी बुक में इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आप डोंट बी कंफ्यूज, अगर आपको क्या लिखा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो उसका मतलब भी क्या होता है क्लास? आपका रेसिस्टिविटी ही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होता क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन करते, ध्यान से समझो। हर एक अपने कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और एक लिमिट होती है कि वो कितना वियर कर सकता है रेजिस्टेंस को। कोई भी कंडक्टर है एक लिमिट तक ही सहन कर सकता है, वियर कर सकता है रेजिस्टेंस को। तो वो जो सहन करने की उसकी क्षमता है ना, एबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रेसिस्टिविटी। यानी कि आप लोग एक टर्म में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो आप लोग? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू वियर द रेजिस्टेंस, इज द एबिलिटी of a conductor
टू वियर द रेजिस्टेंस। आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू वियर द रेजिस्टेंस, यानी कि आपको क्या करना, वियर द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस वियर करने की किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी होती है ना क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, ठीक है। और अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना क्लास, वो आता है आपका डेरिवेशन से। कहां से आता है, डेरिवेशन से। अभी दो फैक्टर्स मैथमेटिकली हमने डिस्कशन किए जिन पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। आई होप कि आपको याद होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था आपकी लेंथ पे, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये दोनों ही चीजें हमने किया था, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर कंबाइन करना चाहूँ क्लास, तो क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आप लोग देखो दोनों साइड में रेजिस्टेंस है आपकी लेफ्ट साइड में, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा, जब भी हमने फिजिक्स पढ़ा है मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस किया जाता है इक्वल टू के साइन के साथ, अभी द कांस्टेंट, तो यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा क्लास, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हो R इज इक्वल टू द एक कांस्टेंट आगे, इसको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है क्लास, रो, L अपॉन ए। ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ जी क्लास, क्या है ये आपका, इसको वैसे क्या बोला जाता है, रो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी रेसिस्टिविटी को क्लास रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। और ये है आपका एक तरीके का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि क्या है ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जहां पे हमने एसआई यूनिट की बात की थी रेजिस्टेंस की, वैसे ही अगर मैं रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालना चाहूं तो ये फॉर्मूला है, इसकी निकालनी है, बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी कि R मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका L, और ये क्या बन गया आपका रेसिस्टिविटी बन गया। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है मीटर, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका रो। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि जो रो रेसिस्टिविटी है वो क्या है आपकी मीटर ओम, ओम मीटर, इसका क्या बनता है एसआई यूनिट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर क्या कितना रेजिस्टेंस को वियर कर सकता है, सहन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग रेसिस्टिविटी। हमने डिस्कशन किया एक टाइप का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, रो से, इसका यूनिट क्या निकल के आया आपका ओम मीटर। अच्छा, टेम्परेचर के साथ और लेंथ के साथ और एरिया के साथ आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, चेंज होता है, आपका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, ये मटेरियल का फिक्स होता है कि कितना वो सहन करेगा, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपका आ सकता है, तो टेक केयर अबाउट दिस आर्टिकल, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब है आपका जो रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो क्लास 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस में, यानी कि रेजिस्टेंस को 2 तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल्स होते हैं, क्लियर है। अगर मैं कोई भी रेजिस्टेंस लेके चलता हूं, इसको आप पॉजिटिव बोल दो और इसको क्या बोल सकते हो आप लोग नेगेटिव। जर्नल सेंस में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पॉजिटिव को हेड समझ लिया है और नेगेटिव को क्या समझ लिया क्लास, टेल समझ लिया, क्लियर है। तो यानी कि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्लास आपका हेड टू टेल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा होता है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। इन जर्नल पॉजिटिव का कहां से कनेक्ट होता है, नेगेटिव से। अगर आपको हेड टू टेल कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो डेफिनेटली वो जो रेजिस्टेंस होंगे किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो यहाँ पे आपको हेड टू हेड और टेल टू टेल, क्या बोला क्लास मैंने, हेड टू हेड, और दूसरा क्या आ जाएगा आप लोग बोल सकते हो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, टेल टू टेल कॉम्बिनेशन ये होते हैं आपके हेड टू हेड कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड क्या आपका टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये आपका फर्स्ट है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया सेकंड कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया थर्ड। ये मान लो आपका R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3। ये इसका पॉजिटिव हेड था, ये इसका क्या था फर्स्ट वाले का टेल, इसका क्या है हेड और इसका क्या है ये टेल। जो ये कॉम्बिनेशन है ये किस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन को। हाँ जी क्लास, किसको रिप्रेजेंट करता है, सीरीज को। तो आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो पैरेलल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है,
हेड से हेड और किससे, टेल से आपका क्या कनेक्ट किया जाता है, टेल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने तरीके से होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस कॉम्बिनेशन में आपका रेजिस्टेंस क्लास लगा हुआ है। नाउ अभी आगे चलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, क्या पढ़ेंगे क्लास हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब वो कैसे निकाला जाता है ध्यान से समझो। अब कोई भी आप लोग रेजिस्टेंस ले सकते हो सीरीज में आपने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस और ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको मैंने एक पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से बैटरी के पास करंट आई है और वोल्टेज कितना है, V है। अब आप ध्यान रखना क्लास, जब भी आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट रहता है होल ओवर द सर्किट से सेम, यानी कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। ये वाला मान लो R1 है आपका रेजिस्टेंस, ये मान लिया R2 है और ये कितना मान लिया मैंने, R3 है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्लास। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो वोल्टेज बदलता है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे कितना है, V2 है और यहाँ पे कितना है, V3 है। और यहाँ पे नेट जा है VS, मैंने मान लिया VS इन सीरीज है, यानी कि वोल्टेज इन सीरीज, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्किट आप लोग लिख सकते हो। ध्यान से समझना क्लास, क्या बोला मैंने बोला है अकॉर्डिंग टू सर्किट, यानी कि किसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, सर्किट के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। जब आप लोग सीरीज लगाते हो ना तो वोल्टेज सम हो जाता है, VS इज इक्वल टू द V1 प्लस V2 प्लस V3। आप लोग जितना रेजिस्टेंस ले सकते हो ले लो, क्लियर है। तो ये आपका सीरीज में, आपका ध्यान रखना है, आपका सीरीज में वोल्टेज सम होता है क्योंकि ये डिफर करता है, पैरेलल में करंट सम होता है क्योंकि वो डिफर करता है, ठीक है, सर्किट टू सर्किट, डिवाइस टू डिवाइस। तो आई होप कि आपका ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। नाउ अगर मैं इन सब वैल्यूज निकालना चाहूं तो कहां से निकाल सकता हूं, आप लोग की कहां से निकाल सकते हो, इनकी V की वैल्यू आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करूं क्लास तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। करंट सेम है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, वोल्टेज सीरीज में तो रेजिस्टेंस भी किस में आ जाएगा, सीरीज में, मैंने इसको 2 दे दिया। अच्छा, V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे ही IR1। अच्छा, V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, IR2, ठीक है, यस IR2, क्लियर हो गया। अच्छा, V3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, IR3। ऐसे ही आप जितने रेजिस्टेंस लेना चाहो ले सकते हो। यहां से इसको मैंने मान लिया है इक्वेशन नंबर 3। अब मैं तीनों को कनेक्ट कर देता हूं क्लास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं तीनों को कनेक्ट करता हूं तो VS की वैल्यू कितनी है आपकी, VS की वैल्यू है क्लास IRS, यस, और फिर क्या है आपकी IR1, ओके, प्लस में कितना है आपका IR2, ठीक है, प्लस में कितना है IR3, यस, जितने भी आप लोग लेना चाहो आप लोग ले सकते हो। अच्छा, ये क्या है आपका IRS, मैंने क्या किया, सब में से I कॉमन कर लिया तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में कितना बन गया क्लास आपका R3, I से I हो गया कैंसिल, यानी कि जो नेट रिजल्ट आया ना सीरीज के केस में वो क्या निकल के आया क्लास, वो आया कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो सीधा जुड़ जाता है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस में कितना हो जाएगा R3, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, जुड़ गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है आपका इंक्रीज, यानी कि अगर आप लोग सीरीज में डिवाइस को लगाते हो ना तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है क्लास, आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो करंट का जो अमाउंट है क्लास वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पूछे तो फाइनल रिजल्ट मैं बता चुका हूं, जितने भी रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू कहां तक जा सकते हो आप लोग, Rn तक, सबको क्या करना है सम, और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है क्लास, इंक्रीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एक बार किस कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो क्लास मैंने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में V आपका सेम रहता है, क्या चेंज होता है आपका, I चेंज होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग पहले डायग्राम बना सकते हो, मैंने वही 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे आपका ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे आपका ये थर्ड रेजिस्टेंस है, यस, ये क्या है आपका थर्ड रेजिस्टेंस। इसको मैंने एक बैटरी से सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से करंट कितना जा रहा है I और वोल्टेज कितना जा रहा है V, ये मेरे को क्लियर हो गया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है क्लास आपका R1, ये वाला रेजिस्टेंस है आपका R2 और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है R3। होल ओवर द सर्किट आपका करंट रहेगा सेम, सॉरी वोल्टेज रहेगा सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होल ओवर द सर्किट आपका वोल्टेज रिमेन्स सेम। नाउ जो चीज वेरी करेगी वो क्या है आपका करंट, यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ पे I2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा I3। अच्छा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया है IP,
तो सिमिलर मैनर में आपका हो गया अकॉर्डिंग टू द सर्किट आप लोग क्या कह सकते हो आई पी इज इक्वल टू द I1 प्लस में I2, जितनी भी आप लोगों ने करंट की वैल्यूज ली है प्लस में कितना हो जाएगा I3। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा क्लास, आई वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी अपॉन में आर, वी सभी में सेम है तो यहाँ पे पी है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, I1 का वैल्यू क्या बनेगा क्लास, वी अपॉन R1, ठीक है, समझ में आ गया, इसको मैंने थर्ड दे दिया। अच्छा, I2 का वैल्यू क्या बनेगा क्लास, वी अपॉन में R3, ये भी समझ में आ गया, ठीक है, इसको मैंने 4 दे दिया। अच्छा, आपका I3 का वैल्यू क्या बनेगा, I3 इज इक्वल टू द वी अपॉन आर, सॉरी ये I2 है तो यहाँ पे I2, I3 है तो यहाँ पे I3, ये क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब कंबाइन कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आप लोग क्या कह सकते हो, एंड फिफ्थ, हम लोग सभी को कंबाइन कर दे, ठीक है। आई पी का वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर पी इज इक्वल टू द I1 की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन R1 प्लस में वी अपॉन में R2 प्लस में वी अपॉन में R3, सभी में से वी कॉमन करके क्या कर देंगे, कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में कितना होगा 1 अपॉन R3। ये आपका किसका रिजल्ट है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। और यहाँ पे जो आर नेट है वो क्या होता है क्लास, आपका डिक्रीज, क्या होता है आपका डिक्रीज, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन R3। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, हाँ जी क्लास, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कौन सा सीरीज और दूसरा क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन हम दोनों के लिए किए, इसके लिए आता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, ऐसे इसमें क्या आता है आपका R1 प्लस R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन। आई होप कि आ गया होगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं क्लास, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस अगर आप लोग समझना चाहो, यहाँ पे मैंने लिया है क्लास आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पे क्लास मैंने लिया है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज रहता है सेम, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज क्या रहता है, अलग, क्या रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, अलग, यानी कि यहाँ पे होता है आपका वोल्टेज सम और यहाँ पे होता है आपका करंट सम, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझो, यही सीरीज की बात कर रहा हूँ, द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्पोनेंट्स, अभी भी बताया आई की वैल्यू क्या रहती है, सेम, समझ में आ गया। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कॉम्पोनेंट कंबाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ द करंट, यहाँ पे करंट ऐड होता है, आई इज इक्वल टू द I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट कॉम्पोनेंट्स आर अरेंज इन ए लाइन, किस में अरेंज किया जाता है, इनको लाइन में अरेंज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से बता देता हूँ, सीरीज में जितने भी डिवाइस है ना, उन सबको ऑपरेट करने के लिए वन स्विच होता है, यानी कि वन स्विच का मतलब क्या है, एक ही डिवाइस से सभी ऑपरेट होंगे, ठीक है, एक से ही चालू होंगे, एक से ही बंद। यहाँ पे लेकिन इंडिविजुअल डिवाइस रहता है, इंडिविजुअल स्विच रहता है, क्लियर है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर एक डिवाइस आपका डैमेज हो गया या वर्क नहीं कर रहा है तो बाकी सब डिवाइस भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में अगर एक डिवाइस काम नहीं कर रहा तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस खत्म है, ठीक है, बाकी सब डिवाइस बराबर तरीके से क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपके घरों में, होम में जो लगाया जाता है कॉम्बिनेशन, वो कौन सा होता है, पैरेलल, क्योंकि डिफरेंट स्विच होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, स्विच, क्लियर हो गया, ओके, समझ में आ गया। डिफरेंट क्या है, आपके स्विच है, ठीक है। एवरी जो डिवाइस है उसकी अपनी इंडिविजुअल अटेंशन है, अगर एक के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो दूसरे का उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि इस कॉम्बिनेशन में आपका सीरीज और पैरेलल में, और आपको ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नाउ बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में हम इस चैप्टर को अभी क्या करेंगे, कंप्लीट। अब ध्यान से समझे, अगला जो आर्टिकल है ना वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब है द रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन का मतलब काम करने का रेट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक वर्क
डन पर यूनिट टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क पर डन पर यूनिट टाइम, यानी कि मैं इसको मैथमेटिकली कैसे कह सकता हूं, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका टाइम, तो इसको क्या बोल दोगे आप लोग, पावर, यानी कि मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू द वर्क अपॉन में टाइम, हम ऐसे लिख सकते हैं क्लास। ये किसका फॉर्मूला है, आपका पावर का, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूँ ना पावर की, तो वो रहती है क्लास आपकी वोट, आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, ये आपने मीटर में देखा होगा, आपकी यूनिट क्या होती है, आपकी वोट, क्या होती है आपकी वोट। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से मैं निकालने की कोशिश करूँ क्लास, अगर मेरे को फॉर्मूले से यूनिट निकालना है तो वर्क की होती है जूल और टाइम की क्या होती है आपकी सेकंड, तो ये क्या हो गया आपका जूल पर सेकंड, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से आप आ सकता है क्लास कि आप डिफाइन करो, क्या चीज डिफाइन करनी है आपको, 1 वोट, यानी कि किसको डिफाइन करना है, 1 वोट। अच्छा, 1 वोट इसी के इक्विवेलेंट है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, 1 वोट इज इक्वल टू द 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड, क्लियर है। वेन एवर द 1 जूल इज वर्क डन फॉर द 1 सेकंड, आप लोग क्या लिखोगे, जब भी आपका 1 जूल वर्क डन होता है कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो जो वहां पे पावर होगा ना वो कितना बोला जाएगा आपका, 1 वोट बोला जाएगा। हाँ जी क्लास, कितना बोला जाएगा आपका, 1 वोट। तो पावर क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। आप लोग एक टर्म में इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे क्लास, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, क्लियर है। रेट का मतलब ही क्या होता है, अपॉन में क्या आना आपका टाइम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, बहुत आसान है क्लास। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है ना तो उसके लिए कितने फॉर्मूलेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल एंड सिचुएशन आप फॉर्मूला लगाते हो। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक चीज को नोट करें। हमें पावर के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, मैं वर्क की वैल्यू निकाल सकता हूं। अच्छा, वी नाउ डेट कहां से निकलेगा, ध्यान से देखे, वी नाउ डेट, हमें एक बहुत बेसिक चीज पता है कि जो V है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। यहां से क्या मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं वर्क का, तो वर्क का अगर वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका चार्ज। तो ये क्या है आपका सेकंड इक्वेशन, क्या है आपका ये सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों को कंबाइन करें, ठीक है। इसमें क्या कर दे, वैल्यूज को पुट कर दे, तो पावर क्या बन गया क्लास आपका, वर्क की जगह क्या आ जाएगा, वी क्यू अपॉन में कितना हो गया टी। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको किया है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं ऑल्सो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ऑल्सो आपका जो वोल्टेज का आप क्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चार्ज का फॉर्मूला आई मल्टीप्लाई बाय क्या होता है आपका टी, ये आप लोग कह सकते हो। ये कौन सा इक्वेशन आपका, फोर्थ इक्वेशन है। अभी क्या कहेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। अभी थर्ड और फोर्थ से कंबाइन करेंगे तो यानी कि पावर इज इक्वल टू द वी, चार्ज की जगह कितना हो गया आपका आई टी अपॉन में कितना हो गया टी, आपका टी से टी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया वी मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या हो गया आपका वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। हाँ जी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 ले लिया, क्लियर है। तो जो अगर पावर की मैं बात करूं, एक फॉर्मूला आपका क्या आ गया है, अगर आपको वोल्टेज दे रखा है और अगर आपको करंट दे रखा है तो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू द वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू द वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, यस। अभी देखे ध्यान से, इसमें और भी आपके बेसिक फॉर्मूले बनते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पावर का फॉर्मूला क्या बना, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट बना, ये तो आपका हो गया डन, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, इसके लिए 3 फॉर्मूले और भी है। पावर हो गया आपका बेसिक क्या है आपका वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पावर इज इक्वल टू द V की जगह होगा आई आर और साथ में क्या होगा आई और आई कितना हो गया आई स्क्वायर इंटू में कितना हो गया आर, तो ये क्या बन गया क्लास आपका पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू द आई स्क्वायर आर, क्लियर है। तो ये एक आपका करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो
कर सकता हूँ, पावर का फॉर्मूला क्या है आपका वी आई, और आई की वैल्यू क्या है आपकी वी अपॉन आर, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो वी आई की जगह क्या पुट कर सकते हो वी अपॉन में आर, तो क्या बन जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। पहला पावर का फॉर्मूला कितना है v मल्टीप्लाई बाई आई, ओके। दूसरा पावर का फॉर्मूला कितना है आई स्क्वायर आर, क्लियर। अच्छा, तीसरा पावर का फॉर्मूला क्या है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर। तीनों कैसे आए, तीनों का डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग नोट कर ले। और अभी हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स, यानी कि कैसे इनको वापरना है, यूज करना है। नाउ देखिए, व्हाट विल बी द करंट ड्रोन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि किसकी बात कर रही है, आपकी करंट की बात कर रहा है। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है और उसकी वाट, वाट का मतलब क्या है, ये पावर। पावर कितनी दी है 40 वाट, यानी कि पावर कितना दिया हुआ है क्लास आपको दिया हुआ है 40 वाट, यानी कि पावर है इसका। व्हेन इट कनेक्टेड इन सम सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, किससे कनेक्ट किया है आपको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है, क्लियर है। तो V इंटू आई आप लोगों ने अभी अभी सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है आपका V इंटू में आई, क्योंकि दोनों चीजें दे रखी हैं, क्लियर है। मेरे को निकालना क्या है, आई निकालना है, तो मैं आई को पकड़ के चलता हूँ, ये डिवाइड में चला जाएगा, पावर अपॉन में कितना हो जाएगा वोल्टेज, पावर कितना है आपका, ठीक है 40, और अपॉन में कितना है 220, और क्योंकि ये करंट है इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा एम्पियर। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से कितना हो गया 11, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, करंट इज इक्वल टू द 2/11। ये क्या है आपका एम्पियर है करंट की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हो पावर को। यहां तक चलने के बाद एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं, जिसमें आपका वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज ऑपरेटेड ऑन 110 एंड पावर इज कंज्यूम्ड, कितनी पावर कंज्यूम होगी। अच्छा, आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है, ध्यान से देखें, ये कितना दिया हुआ आपका वोल्टेज, इन दोनों से हमें करंट निकाल लेना है, यानी कि आपका वोल्ट कितना है 220, क्लियर हो गया। अच्छा, आपका पावर कितना है आपका 100 वाट, क्लियर हो गया। अच्छा, करंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं, तो पावर क्या होता है आपका V मल्टीप्लाई बाई आई, डन, ठीक है। अब पावर कितना है आपका 100, ठीक है, और अपोन में आपको निकालना करंट, तो वोल्टेज इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 220, ठीक है, इजिकल टू कितना हो गया आपका करंट, ठीक है। अब 0 से 0 आपका कैंसिल, कितना हो गया 10/20 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू है आपकी करंट की। इस करंट की वैल्यू को यूज करके ये वाला वोल्टेज यूज कर लो। सेकंड वोल्टेज कितना दिया हुआ है 110, ठीक है। आपको क्या करना है, पावर निकालनी है। तो पावर क्या थी आपकी, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ओके। अब वोल्टेज कितनी दी हुई है आपकी 110, और करंट कितना दिया हुआ क्लास आपका 10/20, यस 10/22, सॉरी कितना दिया हुआ 10/22। तो आप लोग सिंपल 11 से क्या कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कितने पे जाएगा 2 पे, ठीक है, कितने पे जाएगा 5 पे, कितना हो गया 50 वोल्ट, कितना हो गया आपका 50 वोल्ट। यानी कि जो बल्ब आपका 220 वोल्ट पे चलता है, 100 पावर कंज्यूम करता है, वो 110 पे कितना करेगा 50 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। नाउ अभी बहुत आसान सी चीजें थी, हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका क्लास, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हर कॉन्सेप्ट, और मैंने कोशिश किया कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स डालने की, ताकि आप लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सको। नाउ अभी अगर मैं बात करूं तो आगे है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं क्लास, ठीक है। अच्छा, पावर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पावर क्या होता है आपका रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि आप वर्क की बात करो तो क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, वर्क है ना, वर्क वही उसी की एनर्जी की कॉस्ट पे होता है, यानी कि जब भी वर्क की बात आएगी एनर्जी की बात आएगी, ये की है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ जी क्लास, ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है और कैसे आपकी कैलकुलेट होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। आगे आप ध्यान रखना, कमर्शियल यूनिट जो करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो घरों में यूज की जाती है वो होती है किलोवाट आवर। हाँ जी क्लास, कितनी होती है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वोट, क्लियर है, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। हावर को मिनट में बदलेंगे, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो जो आपका एवरेज डेटा बनता है ना वो बनता है इतना, आप रिलेशन याद रख सकते हो, 1 किलोवाट हावर है वो कितने के इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और यू गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, यस
किस में करेंगे, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट। बहुत आसान है, रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, हीटिंग इफेक्ट। यानी कि व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, दिस फिनोमेनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। यही मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी रेजिस्टेंस से, कोई भी वायर है, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, इट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। और क्लास आपके हीटिंग इफेक्ट का जो हीट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। हाँ जी, क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर टी। यानी कि हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है, जितना बढ़ेगा उतना हीट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है आपका रेजिस्टेंस के, और तीसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपका टाइम के। तो ध्यान से देखना, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। 1 मार्क, कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यस, लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन में ये है आपका फ्यूज, ठीक है, ये है आपका बल्ब, क्लियर, ओके, ये है आपकी आयरन की प्रेस, क्लियर है, क्लियर। अब ये तीनों ही डिवाइस हैं, ये किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। यानी कि करंट पास किया जाता है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये सेफ्टी डिवाइस है, जैसे हीट बढ़ेगा ना क्लास, तो ये इसके अंदर लगा हुआ वायर है, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद सर्किट हो जाएगा ब्रेक। जैसे ये ए टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, बी, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक, और आगे करंट फ्लो करना बंद कर देगा, और जो आपका नुकसान होने से बच जाएगा, ठीक है। बल्ब में क्या होता है, ये ग्लास होता है, आप लोग ध्यान से देखें, ये क्या होता है आपका ग्लास। और बल्ब की केस की बात करूं, इसमें आपकी जो ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यस, आर्गन और नाइट्रोजन, बिकॉज ये होती है अनरिएक्टिव गैस। और ये जो फिलामेंट बनाया जाता है, हाँ जी क्लास, ये जो बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है ना, ये आपका बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है, टंगस्टन से, याद रखना, ठीक है। किससे बना होता है, टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या होता है आपका W। हीटिंग इफेक्ट पे ही आपकी आयरन प्रेस भी काम करती है, ठीक है। तो ये लास्ट आर्टिकल था, बिल्कुल सिंपल, मोस्ट इंटरेस्टिंग। हमने इसको कवर किया, एक एक टॉपिक को हमने कवर किया, एक एक एप्लीकेशन को कवर किया, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो बेसिकली ऐसे ही इंटरेस्टिंग पूरा सिलेबस मैं 1 by 1 अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।